हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इंस्टा सीओ कहानी के एपिसोड नंबर 16 में हार्दिक स्वागत है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कार्तिक ने कहा कि वो अपनी जिद पूरी करेगा। ये कहकर कार्तिक ने विक्रम को आवाज देकर कहा, विक्रम, इस कमरे से लैपटॉप, इंटरनेट केबल्स, टीवी और हर वो चीज बाहर की दुनिया से जो कनेक्ट होती है, उसे अभी इसी वक्त बाहर निकालो। इस कमरे के बाहर डबल सिक्योरिटी लगा दो। राह इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी। अगर इसने किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मैं इस हवेली को आग लगा दूंगा। उसकी यह बात सुनकर राह की आंखें फट गई। उसने हैरान होकर कहा, तुम मुझे कैदी बना रहे हो कार्तिक? तभी आगे से कार्तिक ने मुड़कर दरवाजे की तरफ जाकर कहा, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ राह। ग्लोबल इंडस्ट्री अब एक पागल कुत्ते की तरह तुम पर हमला करेगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ उनका कोई भी वार तुम तक नहीं पहुंचेगा। तुम इस कमरे में रहोगी और मैं अब ग्लोबल इंडस्ट्री के उस अल्बर्ट क्रोज को उसके ही खून में लहराने जा रहा हूँ। ये कहकर कार्तिक ने दरवाजे को बंद कर दिया और राह अंदर से दरवाजा पीटती रही, लेकिन कार्तिक ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लंदन की उस शांत हवेली के अंदर अब प्यार, जिद, प्रतिशोध का एक ऐसा खौफनाक त्रिकोण बन चुका था जिसने आने वाले समय में एक ऐसे कारपोरेट महायुद्ध की नींव रख दी थी जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ लाशों और खून से लिखा जाने वाला था। रहा के ग्लोबल इंडस्ट्री की पूंछ पर पैर रख दिया था और अब कार्तिक को उस जहरीले सांप का फन कुचलने के लिए खुद यमराज बनना था। लंदन के मेफेयर इलाके में स्थित द क्राउन एस्टेट की वो भव्य ऐतिहासिक हवेली, जो कुछ दिन पहले तक रहा के लिए एक सुरक्षित पनाहगार और सुकून का महल लग रही थी, आज अचानक एक शानदार लेकिन घुटन भरी सोने के पिंजरे में तब्दील हो चुकी थी। कार्तिक के उस खौफनाक और कड़क आदेश के बाद हवेली के उस विशाल मास्टर स्वीट का भारी महोगनी का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया था। कमरे के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप, वाईफाई राउटर, स्मार्ट टीवी और यहाँ तक कि लैंडलाइन फोन, सब कुछ विक्रम के कमांडोज ने चंद मिनटों में उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। कमरे की बड़ी बड़ी फ्रेंच खिड़कियों से बाहर से आती हाई सिक्योरिटी स्मार्ट लॉक्स के जरिए सील कर दिया गया। कमरे के अंदर अब सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो राह के दिमाग के नसों को फाड़ रहा था। राह कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अभी अभी अपने सामने अपने पति, अपने रक्षक को एक तानाशाह बनते देखा था। राह दौड़ी और उसके कमरे के भारी दरवाजे को हैंडल को पूरी तरह से झकझोर कर कहा, कार्तिक, दरवाजा खोलो। तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते कार्तिक। राह ने अपने दोनों हाथों से दरवाजे को पीट कर दहाड़ लगाई, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ कमांडोज के भारी जूतों की आहट सुनाई दे रही थी, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कमरे के बाहर पहरा बिठा दिया गया है। राह पीछे की तरफ फटी। उसका दिमाग पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली। उसने ड्राइवर्स खोले और अलमारियां छानी। यहाँ तक कि बाथरूम के कैबिनेट्स भी चेक किए कि शायद कोई फोन कम्युनिकेशन का जरिया जो छूट गया हो। लेकिन अग्रवाल ग्रुप की इंटेलिजेंस टीम से कोई चूक कैसे हो सकती थी? कमरा पूरी तरह से दुनिया से कट चुका था। तभी राहा ने बुदबुदा कर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो कार्तिक? तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मुझे प्यार किया, और अब तुम मुझे अपने कैदी बना रहे हो। उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा, बेबसी के आंसू और एक साथ तैर रहे थे। रहा का वो सीओ वाला गुरु, जिन्हें कुछ घंटे पहले ही ग्लोबल इंडस्ट्री के करोड़ों के टेंडर्स एक झटके में छीन लिए थे, आज वो गुरूर कार्तिक के एक आदेश के सामने घुटने टेक चुका था। उसे सान्या से बात करनी थी। उसे जानना था कि मुंबई में क्या हो रहा है, मिस्टर देसाई और इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने क्या फैसला लिया। लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। राह के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक जहरीला ख्याल जन्म लेने लगा। राह ने खुद से सवाल करके कहा, कार्तिक ने मुझे यहाँ कैद किया है, क्या वो सच में मेरी सेहत की फिक्र करता है, या अनामिका ने जो बातें कही थी उसमें कोई सच्चाई है? क्या कार्तिक सच में मित्तल इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहता है? उसने बाहर की दुनिया में मेरा सारा संपर्क काट दिया। अब दुनिया को यही लगेगा कि मैं बीमार हूँ मेरी गैर मौजूदगी में। अग्रवाल ग्रुप मित्तल। इंसान का दिमाग जब अकेलेपन और बेबसी में होता है तो शक का बीज बड़ी तेजी से पेड़ बन जाता है। रहा जो एक बहुत ही आजाद और ताकतवर लड़की थी, उसने आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ
कि जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कार्तिक अग्रवाल की कोई गुलाम या कोई जागीर बनकर रह गई है। इस सब के बारे में सोचकर रहा ने गुस्से में पास रखे क्रिस्टल के वास को पूरी ताकत से जमीन पर मार कर कहा, मैं तुम्हारी कोई पालतू बिल्ली नहीं हूं कार्तिक अग्रवाल, जिसे जब तुम चाहो प्यार करो और जब चाहो पिंजरों में बंद कर दो। उसी के साथ कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। राहा वहीं जमीन पर बैठ गई और अपने घुटनों में सिर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। एक तरफ उसे कार्तिक के वो खून के सने घाव याद आ रहे थे जो उसने राहा के लिए सहे थे। दूसरी तरफ कार्तिक का ये तानाशाह रवैया उसे अंदर से खोखला कर रहा था। वहीं कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर कार्तिक अग्रवाल दीवार से पीठ टिकाए जमीन पर बैठा था। अंदर से आती कांच के टूटने की आवाज, राहा के रोने की आवाजें उसके दिल को किसी तेज खंजर की तरह चीर रही थी। उसका दायां कंधा दर्द से सुन्न हो चुका था, लेकिन उसकी रूह अपनी शेरनी के आंसुओं से छलनी हो रही थी। विक्रम कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अपने बॉस की हालात देखकर विक्रम से रहा नहीं गया। तब विक्रम ने पास आकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, बॉस, मैडम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। डॉक्टर मार्कोस ने कहा कि उन्हें तनाव नहीं होना चाहिए। अगर वो इसी तरह रोती रही तो उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या हमें उन्हें कम से कम दिव्यानी जी से मिलने देना चाहिए? आगे से कार्तिक ने अपनी लाल और थकी हुई आंखें उठाई। उन आंखों में दुनिया जहां की बेबसी थी। कार्तिक ने एक भारी और दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं विक्रम, अगर मैं अभी अंदर गया या मैंने उसे बाहर दुनिया से कनेक्ट होने दिया तो खुद को तबाह कर लेगी। तुम नहीं जानते वो कितनी जिद्दी है। ग्लोबल इंडस्ट्री अब चुप नहीं बैठेगी। वो पलटवार करेंगी और राह वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए आग में कूद जाएगी। उसका दिमाग अभी इतना स्ट्रेस झेलने के काबिल नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि एक छोटा सा शौक भी उसे वापस कोमा में भेज सकता है। ये कहते हुए कार्तिक ने अपने घुटनों पर सिर रखकर आगे कहा, मैं उसकी नफरत बर्दाश्त कर सकता हूँ विक्रम। मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि वो मुझे एक अत्याचारी राक्षस समझे, लेकिन मैं उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे यहाँ कैद करके उसकी नज़रों में बुरा बन जाऊंगा, लेकिन उसे मरने नहीं दूंगा। तब आगे से विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन बॉस, इस कैद से उनके मन में उनके लिए आपके लिए गलत फहमियां पैदा हो रही हैं। उन्हें लग रहा है कि आप। तब कार्तिक ने विक्रम की बात को काट कर कहा, मुझे पता है उसे क्या लग रहा है। उसे लग रहा है कि मैं उस पर हुकूमत कर रहा हूँ। उसे लग रहा है कि मैं एक मालिक हूँ और वो मेरी गुलाम। लेकिन मैं क्या करूँ विक्रम? अगर मैंने उसे फोन दे दिया तो वो सीधे मौत के मुंह को कॉल करेगी। मुझे इस जंग को खत्म करना ही होगा ताकि मैं उसे अपनी राह को आजाद कर सकूं। कार्तिक अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपनी जैकेट ठीक की और अपने चेहरे पर वापस वो खौफनाक बर्फ जैसा ठंडा हंटर वाला रूप ओढ़ लिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, विक्रम, द क्राउन एस्टेट की सिक्योरिटी अभेद्य होनी चाहिए। कोई भी परिंदा नहीं पर मारना चाहिए। और अब मुझे ग्लोबल इंडस्ट्री का पूरा ब्लू प्रिंट चाहिए। मुझे उनके पलटवार की हर जानकारी चाहिए। लंदन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में ग्लोबल इंडस्ट्री के विशाल गगनचुंबी हेडक्वार्टर में इस वक्त एक भयंकर कारपोरेट तूफान चल रहा था। चेयरमैन अल्बर्ट क्रॉस अपने विशाल बेडरूम में खड़ा था और उसने सामने यूरोप और अमेरिका के टॉप फाइनेंशियल शार्क, लायर्स और अंडरवर्ल्ड के जुड़े फिक्सर बैठे थे। अल्बर्ट क्रॉस का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। रहा मित्तल द्वारा छीने गए उन 3 मल्टी बिलियनियर डॉलर टेंडर्स की वजह से ग्लोबल इंडस्ट्री के शेयर में एक ही दिन में भारी गिरावट आ चुकी थी। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि उनकी टॉपर किलर अलेना का कोई अता पता ही नहीं था, क्योंकि कार्तिक ने अलेना को अपने टॉर्चर सेल में डाल दिया था। अल्बर्ट ने टेबल पर मुक्का मार कर दहाड़ लगाकर कहा, कार्तिक अग्रवाल और उस राह मित्तल ने हमारी पूंछ पर पैर रखने की हिम्मत की। उन्होंने हमारे टेंडर छीने, हमारे बैंक अकाउंट हैक किए। उन्हें लगता है कि वो ग्लोबल इंडस्ट्री को डरा लेंगे। हम अब उन्हें दिखाएंगे कि कॉर्पोरेट टेररिज्म क्या होता है। तभी बोर्ड के एक सीनियर मेंबर ने कहा, सर, मित्तल इंडस्ट्री को अग्रवाल ग्रुप का बैकअप मिल रहा है। कार्तिक अग्रवाल ने 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। हम उन्हें सीधी फाइनेंशियल जंग में नहीं हरा सकते। उनकी ये बात सुनकर आगे से अल्बर्ट क्रॉस ने बहुत ही कुटिल और शैतानी हंसी हंसकर कहा, हम उनसे सीधी जंग लड़ेंगे ही नहीं, हम उनकी जड़ों में जहर डालेंगे। मित्तल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत उनका सप्लाई चेन और उनके वेंडर्स हैं। हम उनके वेंडर्स को ही तोड़ दें तो उनके सारे प्रोजेक्ट ठप पड़ जाएंगे। इसके बाद अल्बर्ट ने अपने अटैक टीम को आदेश देना शुरू करके कहा, हमारा प्लान है मित्तल इंडस्ट्री के जितने भी ग्लोबल सप्लायर्स हैं उन्हें दोगुनी कीमत पर देकर खरीद लो।
जो पैसों से मान ना माने, उन्हें अंडरवर्ल्ड के जरिए धमकियां दो। मित्तल इंडस्ट्री की 1 किलो स्टील और 1 माइक्रोचिप भी नहीं उसे मिलनी चाहिए। दूसरा प्लान है स्टॉक मार्केट के शॉर्ट सेलिंग शुरू करो। बड़े हेज फंड्स को पैसा खिलाओ ताकि वो मित्तल इंडस्ट्री के शेयर को डंप करना शुरू कर दे। मार्केट में पैनिक फैला दो। और प्लान 3, मीडिया का इस्तेमाल करो। प्रेस में एक खबर लीक कर दो कि मित्तल इंडस्ट्री की सीईओ राहा मित्तल की मानसिक हालत खराब हो चुकी है। वो एक पागल खाने में है और कार्तिक अग्रवाल मित्तल इंडस्ट्री पर हॉस्टाइल टेकओवर यानी जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। जब दुनिया को लगेगा राहा मित्तल का दिमाग काम नहीं कर रहा, उनके पति ही उन्हें कैद करके बैठे हैं, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेंगे। अलबर्ट की आंखों में एक जहरीला सांप रेंगता हुआ नजर आया। बोर्ड रूम में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। ये एक ऐसा पलटवार था जो मित्तल इंडस्ट्री को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से खोखला करने वाला था। वहीं उधर मुंबई में मित्तल इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर में अगले ही दिन वो तूफान दस्तक दे चुका था। सुबह से ही सान्या के कैबिन में फोन लगातार बज रहे थे। स्टॉक मार्केट खुलते ही मित्तल इंडस्ट्री के शेयर लाल निशान में गिरने लगे। सान्या पसीने से लथपथ थी। उसके सामने कंपनी के सीएफओ और लीगल हेड बैठे थे। सीएफओ ने घबरा कर कहा, सान्या, ये क्या हो रहा है? हमारे टॉप 3 वेंडर्स ने रातों रात कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। कह रहे हैं कि उन्हें ग्लोबल इंडस्ट्री से बेहतर डील मिल गई। हमारे चल रहे प्रोजेक्ट्स का कच्चा माल रुक गया है। तब इलीगल हेड ने एक न्यूज चैनल्स की क्लिप आईपैड पर दिखाकर कहा, और ये देखिए, मीडिया में खबरें चल रही है, राहा मैडम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है। कार्तिक सर उन्हें लंदन में कैद करके कंपनी हड़प रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग कर रहे हैं। अगर राहा मैडम ने खुद आकर मीडिया में कोई बयान नहीं दिया तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। सान्या का दिमाग फटने को हो रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और राहा को सैटेलाइट नंबर डायल किया। द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली अनरीचेबल। ये सुनते ही सान्या ने फोन मेज पर पटक कर कहा, धत तरीके, मैडम का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। कल रात वो मुझसे बात कर रही थी, तब टेंडर्स फाइनल कर रही थी, तो उनका अचानक संपर्क कैसे टूट सकता है? सान्या ने अग्रवाल हेड ऑफिस में कॉल किया, लेकिन वहां से विक्रम की टीम ने उन्हें कोई साफ जानकारी देने से मना कर दिया। सान्या को अब शक होने लगा था। क्या सच में न्यूज वाली बात सही थी? क्या सच में कार्तिक सर ने राहा मैडम को कैद कर लिया था? सान्या की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कंपनी का वजूद अब खतरे में था और महारानी लापता थी। वहीं उधर लंदन में राहा को अपने कमरे में बंद हुए 48 घंटे बीत चुके थे। इन 2 दिनों में राहा का मानसिक तनाव चरम पर पहुंच चुका था। वो कमरे में टहल टहल कर पागल हो गई थी। एक नर्स दिन में 3 बार आती, उसका बीपी चेक करती, उसे दवाइयां देकर चुपचाप चली जाती। खाना भी एक सर्वेंट ट्रोले पर रखकर चला जाता। राहा ने कई बार उस नर्स से बात करने की कोशिश करके कहा था, प्लीज मुझे एक बार सिर्फ साना से बात करने दो। मुझे सिर्फ एक कॉल करना है। मैं तुम्हें जो कीमत मांगोगी दूंगी। राहा ने नर्स के हाथ पकड़कर मिन्नतें की, लेकिन वो नर्स अग्रवाल ग्रुप की हाईली ट्रेंड मेडिकल एजेंट थी। उसने बहुत ही अदब से कहा, सॉरी मैडम, मिस्टर अग्रवाल के सख्त ऑर्डर हैं। आपको किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं दिया जा सकता। आपकी सेहत के लिए यही बेहतर है। राहा का गुस्सा हर पल एक नई ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कार्तिक ने उसे पूरी तरह अपाहिज बना दिया। उसकी कंपनी और उसके लोग सब खतरे में थे और वो यहाँ रेशमी गद्दों पर कैद थी। तीसरे दिन की शाम कमरे का दरवाजा खुला। राहा ने खिड़की की तरफ पलट कर देखा। कार्तिक अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में खाने की एक ट्रे थी जिस पर सूप और कुछ दवाइयां रखी थी। कार्तिक का चेहरा थका हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, क्योंकि वो भी पिछले 3 दिनों से सोया ही नहीं था। ग्लोबल इंडस्ट्री के अटैक्स को काउंटर करने में दिन रात लगा हुआ था। राहा ने जैसे ही कार्तिक को देखा, उसकी आंखों में एक भयंकर नफरत और तिरस्कार भर गया। तभी कार्तिक बहुत ही खामोशी से चलकर आया और उसने टेबल रख दी। कार्तिक ने बहुत ही नर्म आवाज में कहा, राहा, तुम्हारा सूप। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आगे से राहा ने अपने दांत पीसकर बहुत ही सर्द और जहरीली आवाज में कहा, बाहर निकलो मेरे कमरे से। उसकी ये बात सुनकर कार्तिक ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि राहा का ये रिएक्शन आना ही था, इसलिए उसने कोई गुस्सा नहीं किया और आराम से हैंडल करके कहा, तुम्हें दवाइयां लेनी है राहा, डॉक्टर मार्कोस ने कहा है कि। तभी राहा ने चीख कर कार्तिक की तरफ बढ़कर कहा, डॉक्टर मार्कोस को बाहर में जाने दो। उसने पूरी ताकत से उस टेबल को धक्का दे दिया। सूप का बाउल जमीन पर गिरकर टूट गया। गर्म सूप पूरे फर्श पर फैल गया।
लेकिन कार्तिक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने जमीन पर फैले सूप को देखा और फिर राह की लाल गुस्से भरी आंखों में देखा। तभी राह ने चिल्ला कर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस कमरे में जानवर की तरह बंद करके रखोगे और मैं तुम्हारा लाया हुआ खाना खाऊंगी? तुम कौन हो कार्तिक अग्रवाल? तुमने किस हक से मेरा फोन तोड़ा? किस हक से मुझे बाहरी दुनिया से काटा? राह की आवाज में एक भयंकर छटपटाहट थी। आगे से कार्तिक ने अपने जज्बातों को कंट्रोल करके कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए हक सबसे किया है। राह, ग्लोबल इंडस्ट्री। तभी राह ने कार्तिक की बात को काट कर चिल्ला कर कहा, झूठ। ग्लोबल इंडस्ट्री का बहाना बनाना बंद करो। मुझे अब समझ आ रहा है कार्तिक, तुम कोई रक्षक नहीं हो, तुम एक डिक्टेटर हो, तानाशाह। तुम्हें मेरी ताकत, मेरा सीईओ होना बर्दाश्त नहीं। तुम चाहते हो कि मैं कमजोर डरी हुई लड़की बनकर सिर्फ तुम्हारी उंगलियों पर नाचूं। तुम मुझे अपना गुलाम समझना चाहते हो। ये शब्द गुलाम और तानाशाह कार्तिक के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ गए थे। जिस इंसान ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाया था, आज उसे वही इंसान एक तानाशाह लग रहा था। कार्तिक ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं बना रहा। तुम्हारे दिमाग की नसें अभी नाजुक है। अगर तुम फिर से तनाव में पड़ी तो तुम कोमा में जा सकती हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तभी राहा ने रोकर कार्तिक के सीने पर अपने दोनों हाथों से मुक्के मारने लगी। कार्तिक ने उसे रोका नहीं, वो बस चुपचाप उसके वार को सहता रहा। राहा ने हताशा से कहा, तो मुझे मार दो ना, मार दो मुझे, लेकिन मुझे ये घुटन भरी जिंदगी नहीं जीनी। तुम क्या सोच रहे हो कार्तिक, कि मुझे पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है? मेरी कंपनी मित्तल इंडस्ट्रीज जल रही होगी, साना परेशान होगी, और मैं यहाँ बैठी हूँ। तुमने मेरी कंपनी पर कब्जा करने के लिए मुझे यहाँ बंद किया है ना? यही तुम्हारा असली प्लान था? उसके बाद सुनकर कार्तिक का दिल अंदर से छलनी हो रहा था। ग्लोबल इंडस्ट्री से तो वो लड़ रहा था, लेकिन अपनी ही पत्नी की इस नफरत भरी गलतफहमी का उसके पास कोई इलाज नहीं था। कार्तिक ने अचानक राह के दोनों हाथों को अपनी मजबूती में पकड़ लिया। उसने राह को अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में गहराई से देखकर कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मित्तल इंडस्ट्री की दौलत चाहिए? अग्रवाल ग्रुप का टर्न और तुम्हारी मित्तल इंडस्ट्री से 10 गुना ज्यादा है राह। मैं चाहूं तो एक दिन में तुम्हारी कंपनी को खरीद कर बंद कर सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 5,000 करोड़ रुपए का फंड सिर्फ इसलिए लगाया ताकि तुम्हारी कंपनी सुरक्षित रहे। रही बात ग्लोबल इंडस्ट्री की, कार्तिक की आवाज एक धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा दर्द और खौफनाक सन्नाटा था जिसने राह को एक पल के लिए शांत कर दिया। कार्तिक ने राह को थोड़ा पीछे किया और अपनी जेब से फोन निकाला। उसने एक वीडियो प्ले किया और फोन राह के सामने रख दिया। स्क्रीन पर एक न्यूज चैनल चल रहा था। न्यूज एंकर बोल रहा था। एंकर ने अपनी कड़क आवाज में कहा, भारतीय शेयर बाजार में आज एक भयंकर भूचाल आ गया। अग्रवाल ग्रुप के ग्लोबल इंडस्ट्री में सबसे बड़े सप्लाई चेन नेटवर्क पर हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया है। कार्तिक अग्रवाल ने रातों रात यूरोप के बड़े हेज फंड्स को खरीदकर ग्लोबल इंडस्ट्री के शेयर्स को मिट्टी में मिला दिया। इसी के साथ ही रात मित्तल इंडस्ट्रीज को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अग्रवाल ग्रुप के समर्थन से मित्तल इंडस्ट्री के शेयर्स 12% ऊपर बंद हुए हैं। यह सुनकर राह की आंखें फट गई। वो कार्तिक ने फोन वापस जेब में रखकर कहा, तुम्हारी कंपनी सुरक्षित रहा। मैंने तुम्हारे एक भी वेंडर को टूटने नहीं दिया। सान्या और लीगल टीम मुंबई में बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं बाहर की दुनिया से लड़ रहा हूँ ताकि तुम्हें इस कमरे में कोई लड़ाई न देखनी पड़े। राह का गुस्सा अब एक अजीब सी कंफ्यूजन में बदल गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे शांत होने नहीं दे रहा था। राह ने जिद करके कहा, अगर सब कुछ ठीक है तो मुझे बाहर जाने दो। मुझे खुद अपनी कंपनी चलानी है। मुझे तुम्हारी कोई एहसान या मदद नहीं चाहिए कार्तिक। मैं तुम्हारी कैदी बनकर नहीं रह सकती। उसकी यह बात सुनकर कार्तिक ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक ऐसी निराशा आ गई जो उसकी यह बात सुनकर प्यार वाले इंसान को तोड़ दे। कार्तिक ने बहुत ही गहरे लहजे में कहा, तुम सच में नहीं समझती हो रहा। तुम सिर्फ अपनी उस कुर्सी, अपनी उस ताकत को देखती हो। तुम ये नहीं देखती कि कोई इंसान तुम्हारे लिए अपनी रातों की नींदें हराम कर चुका है। ठीक, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा तानाशाह हूं तो यही सही। तुम इस कमरे में तब तक कैद रहोगी जब तक डॉक्टर मार्कोस मुझे लिख कर नहीं दे देते
कि तुम 100% मेडिकली फिट हो। जब तक तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे गालियां दे सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर कार्तिक मुड़ा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी राहा ने पीछे से चीख कर कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ कार्तिक अग्रवाल। तुमने मुझे बचाया नहीं, मेरी आजादी छीन ली। कार्तिक के कदम एक पल के लिए दरवाजे पर रुके। उसका बायां हाथ दरवाजे के हैंडल पर था और उसने बिना पीछे मुड़े बहुत ही खामोश और टूटी हुई आवाज में कहा, आजादी तो मेरी भी छिन गई रहा। उस दिन, जिस दिन मैंने उस बड़ा पाव के ठेले पर तुम्हें पहली बार देखा था, मैं उसी दिन तुम्हारे इस प्यार का कैदी बन गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इस पिंजरे से भागना चाहती हो और मैं इस पूरी जिंदगी पिंजरे में तुम्हारे साथ गुजारने को तैयार हूँ। यह कहकर कार्तिक ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा फिर से लॉक हो गया। राहा वहीं खड़ी रह गई। कार्तिक के उन आखिरी शब्दों ने उसके दिल पर ऐसा वार किया जिसे वो ना तो इग्नोर कर सकती थी और ना ही समझ पा रही थी। वो वहीं बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। लंदन के उस क्राउन एस्टेट के एक अंडरग्राउंड हिस्से को विक्रम ने कार्तिक के टेम्पररी वार रूम में बदल दिया था। कार्तिक जब कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। वो सीधा वार रूम में दाखिल हुआ और विक्रम वहां स्क्रीन के सामने खड़ा था। विक्रम ने जोश के साथ रिपोर्ट देकर कहा, बॉस, ग्लोबल इंडस्ट्री घुटनों पर आ चुकी है। अल्बर्ट क्रॉस बौखला गया है। हमारे साइबर अटैक्स ने उनके पूरे यूरोपियन नेटवर्क को पैरालाइज कर दिया। कल सुबह तक अगर यही हालात रहे तो ग्लोबल इंडस्ट्री दिवालिया घोषित हो जाएगी। लेकिन कार्तिक के चेहरे पर जीत की कोई खुशी ही नहीं थी। कार्तिक ने होलोग्राफिक टेबल को देखकर कहा, एक घायल जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है विक्रम। अल्बर्ट क्रॉस चुपचाप हार मानने वालों में से नहीं है। जब उसे लगेगा कि वो बिजनेस के तरीके से नहीं जीत सकता तो खून खराबे पर उतर आएगा। उसने अलेना को भेजा था और वो किसी और को भेज सकता है। तभी आर्यन की स्क्रीन पर एक लाल रंग का अलर्ट ब्लिंक हुआ। आर्यन की आवाज में घबराहट थी और उसने घबरा कर कहा, बॉस, मुझे डार्क वेब पर एक बहुत ही मैसिव ट्रांजैक्शन मिली। अल्बर्ट क्रॉस के पर्सनल अकाउंट से अभी अभी $50 मिलियन किसी अनजान ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। कार्तिक की आंखें सिकुड़ गई। उसने स्क्रीन को घूर कर पूछा, किसको भेजा गया है ये पैसा? तभी आगे से आर्यन ने अपनी उंगली कीबोर्ड पर दौड़ाकर कहा, डिकोड कर रहा हूं बॉस, एक सेकंड। ओ गॉड! विक्रम ने चिल्लाकर पूछा, क्या है आर्यन? उसी समय आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, बॉस, ये पैसा द घोस्ट सिंडिकेट को गया है। द घोस्ट सिंडिकेट, ये नाम सुनते ही कार्तिक के चेहरे के भाव एक पल के लिए कठोर हो गए। घोस्ट सिंडिकेट यूरोप का कोई आम अंडरवर्ल्ड या माफिया नहीं। वो एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी थे। वो भाड़े के सैनिक थे जो यूरोप या किसी भी देश की सेना से ज्यादा खतरनाक हथियारों से लैस थे। जब कोई अरबपति किसी देश का तख्ता पलटवार करना चाहता है या किसी अभेद्य किले को तबाह करना चाहता है, तब वो घोस्ट सिंडिकेट को हायर करता है। वहीं विक्रम के पसीने छूट गए। उसने घबरा कर कहा, अल्बर्ट क्रॉस ने घोस्ट सिंडिकेट को हायर किया है? बॉस, इसका मतलब है वो कोई छोटा मोटा हमला नहीं करने वाला। वो एक पूरी फौज लेकर द क्राउन एस्टेट पर धावा बोलने वाला है। कार्तिक ने बहुत ही गहरी और खौफनाक हंसी सांस ली। उसकी आंखों में अब मौत का सन्नाटा था। कार्तिक ने टेबल पर पड़े एक हथियारों को ब्लूप्रिंट को देखकर कहा, अल्बर्ट क्रॉस को लगता है कि वो इस हवेली पर हमला करके मुझे और राहा को मार देगा। विक्रम ने घबरा कर सलाह देकर कहा, बॉस, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। हमें राहा मैडम और दिव्यानी जी को लेकर किसी सेफ हाउस में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हम घोस्ट सिंडिकेट की पूरी प्राइवेट आर्मी का सामना इस हवेली में नहीं कर सकते। तभी कार्तिक ने एक बड़ी ठंडी और जहरीली मुस्कान के साथ कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे विक्रम। आगे से विक्रम ने कुछ कहने की कोशिश करके कहा, क्या? लेकिन बॉस। तभी कार्तिक ने अपनी आवाज में एक फौलादी दृढ़ता लाकर कहा, अगर हम भागे तो वो हमारा पीछा करेंगे और इस भाग दौड़ में राह को सेहत को खतरा हो सकता है। राह इसी हवेली में सुरक्षित रहेगी। अल्बर्ट क्रॉस ने जंग का ऐलान किया है तो इस हवेली को ही उसका कब्रिस्तान बनाएंगे। तभी कार्तिक ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, आर्यन, द क्राउन एस्टेट के सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रेड अलर्ट पर डाल दो। हवेली के चारों तरफ लेजर ग्रिड्स एक्टिवेट कर दो। हमारे सारे कमांडोज को शो टू किल के ऑर्डर्स दे दो। इसके बाद कार्तिक ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर आगे कहा, विक्रम, हमारे आर्मरी के सबसे भारी हथियार बाहर निकाल लो।
आज रात ये हवेली एक वार जोन बनने वाली है। अल्वर क्रॉस को लगता है कि उसने मौत को खरीदा है। आज मैं उसे दिखाऊंगा कि मौत का असली सौदागर कौन है। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। लंदन की सर्द हवाओं में अब बारूद की महक घुलने वाली थी। ऊपर अपने कमरे में रहा अभी भी कार्तिक के उन आखिरी शब्दों को याद करके रो रही थी। वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि जिस इंसान को अपना तानाशाह और मालिक समझ रही है, वो इंसान अगले ही कुछ घंटों में एक बार फिर से अपनी जान की बाजी लगाकर इस पूरी फौज के सामने सिर्फ और सिर्फ उसकी एक सांस को महफूज रखने के लिए मौत के मुंह में उतरने वाला है। अहंकार और प्यार की इस लड़ाई में अब बाहर रूद का धुआं उठने वाला था। एक ऐसा महायुद्ध जो न केवल ग्लोबल इंडस्ट्री के अंत करने वाला था, बल्कि राह के दिल में जमे उस शक के खतरे को हमेशा हमेशा के लिए धोकर रख देने वाला था। लंदन की उस क्राउन हवेली के मास्टर स्वीट का भारी नकाशीदार दरवाजा सबसे कार्तिक के बाहर ने बंद किया था। राह मित्र की दुनिया उसी कमरे के चार दीवारी में सिमट कर रह गई थी। बाहर लंदन का मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था। आसमान से गिरती सर्द और तेज बारिश की बूंदें विशाल फ्रेंच खिड़की के मोटे कांच से टकराकर इस तरह बह रही थी, जैसे राह के दिल के रिश्ते हुए अनगिनत आंसू और खून की बूंदें। राह जमीन पर उस ठंडे होते हुए मखमली कालीन पर बैठी थी। उसका पूरा वजूद एक भयानक और घुटन भरे अंतर्द्वंद से गुजर रहा था। कुछ ही दिनों पहले तक जिस इंसान की बाहों में उसे दुनिया की सारी सुरक्षा और जन्नत का सुकून महसूस होता था, आज वही इंसान उसे एक जालिम, तानाशाह और एक क्रूर लेजर जेलर की तरह नजर आ रहा था। कमरे में अंदर मौजूद हर एक विलासिता की चीज, वो किंग साइज बेड, वो केशमेती पेंटिंग्स, वो हीटर की गर्माहट अब राह को चिढ़ा रही थी। उसे लग रहा था कि जब उसे एक कमजोर और औरत बेबस साबित करने के लिए सब कुछ बनाया गया है। राह के कांपते होठों से एक जहरीली और दर्द भरी फुसफुसाहट निकली। उसने सिसक कर कहा, उसने मुझे कैदी बना लिया। वो समझता क्या है खुद को? क्या मित्तल इंडस्ट्री सिर्फ एक खिलौना है? मेरे दादाजी ने अपने खून और पसीने से उस कंपनी को सींचा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी उस कंपनी को एक मुकाम तक पहुंचाने में लगा दी। और आज आज मेरी जब कंपनी को, मेरे लोगों को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस इंसान ने मुझे इस दुनिया से काट दिया। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। आंसुओं के लगातार बहने से उसके गाल सुन पड़ गए। राह अपनी जगह से पागलों की तरह उठी और कमरे के टूटे हुए उस सैटेलाइट फोन को टुकड़ों को देखने लगी। कार्तिक के गुस्से की दीवार पर टपटक चकनाचूर कर दिया था। वो फोन सिर्फ एक मशीन नहीं, वो राह की आज़ादी, उसकी सत्ता, उसकी पहचान का आखिरी धागा था, जिसे कार्तिक ने बेरहमी से तोड़ा था। राह ने अपनी आवाज में हाथ में कांप कर बंद दरवाजे की तरफ देखकर चिल्लाने की कोशिश करके कहा, मैं तुम्हारी कोई पालतू बिल्ली नहीं हूँ कार्तिक अग्रवाल। तुमने मेरी जान बचाई, मेरे लिए गोलियां खाई और मैं उस एहसान के तले दबी हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी रूह और मेरे वजूद को खरीद लोगे। तुमने मेरे दादाजी की विरासत को खतरे में जोड़ दिया। अगर ग्लोबल इंडस्ट्री ने मित्तल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, तो मैं खुद को और तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। राह को यह एहसास अंदर ही खाया जा रहा था कि कार्तिक उसे सिर्फ एक नाजुक कांच की गुड़िया समझता है, जिसे वो शोकेस में सजा कर रखना चाहता है। ये कैद राह के लिए उस लेजर माइक्रो ब्रेन सर्जरी दर्द से भी हजार गुना ज्यादा जानलेवा और भयानक थी। लेकिन दूसरी तरफ राह के इस गुस्से और नफरत से बुरी तरह बेखबर, या यूं कहे इस नाजुक नफरत को खुशी खुशी में अपने सीने पर सहकर, कार्तिक अग्रवाल एक ऐसे महायुद्ध को में अपनी जान की बाजी लगा रहा था, जिसकी कल्पना राह ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। लंदन के अंडरग्राउंड शैडो बेस में किसी परले के दिन का माहौल था, और कार्तिक अग्रवाल उस विशाल होलोग्राफिक टेबल के सामने खड़ा था। उस शरीर पर जो सफ़ेद शर्ट थी, वो सीने के पास से लाल हो चुकी थी। अलेना के साथ उस खौफनाक लड़ाई के घाव अभी भरे नहीं थे। कार्तिक के इस तरह लगातार बिना सोए काम करने की वजह से उसके टांके अंदर ही अंदर रिस रहे थे। उसके चेहरे पर एक भयानक पीलापन था और उसे आंखें नींद और तनाव की कमी से धधकते हुए अंगारों की तरह जल उठी थी। तब विक्रम ने फर्स्ट एड किट लेकर कार्तिक के पास आने की कोशिश करके कहा, बॉस प्लीज, आपको इन्फेक्शन हो रहा है, आपके घाव से खून नहीं रुक रहा। अगर आप इसी तरह खड़े रहे तो आपको कोलैप्स कर जाएंगे। मुझे कम से कम आपकी ड्रेसिंग बदलने दीजिए।
उसकी ये बात सुनकर आगे से कार्तिक ने चिल्लाकर कहा, पीछे हटो विक्रम। जब तक ग्लोबल इंडस्ट्री का यह हमला पूरी तरह से नस्तानाबूद नहीं हो जाता, मेरे शरीर का एक एक कतरा खून भी अगर बह जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी शेरनी उस कमरे में मुझसे नफरत कर रही है। वो मुझे अपना दुश्मन समझ रही है। वो समझती है मैंने उसे कैदी बना लिया, लेकिन वो ये नहीं जानती जिस आग में मैं उसे बचा रहा हूँ वह कितनी भयानक है। कार्तिक ने कैसी खौफनाक दहाड़ लगाई कि पूरा वार रूम थर्रा उठा। उसकी आवाज में एक घायल लेकिन अजय शेर की गूंज थी। इसके बाद कार्तिक ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जहां मित्तल इंडस्ट्री के शेयर्स के ग्राफ लगातार लाल रंग में नीचे गिर रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, आर्यन, मुझे रिपोर्ट दो। अल्बर्ट क्रॉस अब और क्या चाल चल रहा है? वहीं साइबर हेड आर्यन ने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर पागलों की तरह चलाई। उसके पसीने से लथपथ चेहरे पर एक जवाब आया, बॉस, ग्लोबल इंडस्ट्री ने मार्केट में एक भयंकर पैनिक क्रिएट कर दिया। उन्होंने अपने पीआर सिंडिकेट का इस्तेमाल करके पूरे दुनिया की न्यूज चैनल एजेंसी में खबर फैला दी कि राहा मैडम अब दिमागी रूप से विक्षिप्त हो चुकी है। उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में एक शॉर्ट सेलिंग का ऐसा बवंडर खड़ा किया कि हर कोई मित्र इंडस्ट्री के शेयर कोड़ियों के दाम बेच रहा है। लंदन की वो शाह और तूफानी रात अब एक ऐसे खौफनाक मुकाम पर पहुंच चुकी थी, जहां जज्बात, नफरत और खून का एक भयंकर खेल खेला जाने वाला था। आसमान से गिरती बारिश की बूंदें अब किसी आम मौसम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति खुद आने वाले प्रलय के लिए मातम मना रही हो। द क्राउन एस्टेट के चारों ओर हवा में एकदम घोटू और जानलेवा सन्नाटा पसर गया था। ये जो सन्नाटा किसी भयंकर तूफान से आने से ठीक पहले होता है। हवेली के अंदर अंडरग्राउंड वार रूम में कार्तिक अग्रवाल अब एक पति और एक बिजनेसमैन नहीं रहा था। उसने अपने शरीर पर एक भारी काले रंग का कॉम्बैक्ट टैक्टिकल आर्मर पहन लिया था। उसकी कमर में कई अत्याधुनिक ग्रेनेड्स और स्मोक बॉम्ब्स अतिरिक्त मैगजीन्स बंध गई थी। उसके दाएं हाथ में उसकी वो प्यासी खौफनाक कुकरी चमक रही थी। बाएं हाथ में एक फुल ऑटोमेटिक सिक्स और असोल्ट राइफल थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोश और जहरीली दरिंदगी थी जिसे देखकर खुद यमराज भी रास्ता बदल ले। विक्रम और उसकी अल्फा टीम के 50 सबसे खूंखार प्रशिक्षित कमांडोज हवेली के अलग अलग मोर्चों और अपनी पोजीशन ले चुके थे। तभी आर्यन की स्क्रीन पर लाल अनगिनत रडार ब्लिप्स चमकने लगे। आर्यन ने घबरा कर कहा, बॉस, वो आ गए हैं। घोष सिंडिकेट के लगभग 100 से ज्यादा बहाड़े के सैनिक हवेली को चारों तरफ से घेर चुके हैं। उनके पास मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, थर्मल स्कैनर्स और आरपीजी हैं। उन्होंने पूरे इलाके के सेलुलर नेटवर्क को जैम कर दिया। हम बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं बॉस। उसकी यह बात सुनकर आगे से कार्तिक ने अपनी राइफल का हैमर पीछे खींचकर एक खौफनाक आवाज में उसे लोड करके कहा, उन्हें आने दो आर्यन। उन्हें लगना चाहिए कि हम कमजोर हैं। जब वो हवेली के मेन ग्राउंड में घुसेंगे तब हम मौत का असली मतलब समझाएंगे। रात के ठीक 2 बजे हवेली के मुख्य और विशाल राइफल का हैमर उसने पीछे खींचा और खौफनाक आवाज के साथ उसे लोड करके कहा, बूम। धमाके की गूंज से पूरी धरती कांप उठी। लोहे का वो भारी गेट तिनके की तरह हवा में उड़कर दूर जा गिरा। आग के लपटों और काले धुएं के बीच से घोष सिंडिकेट के हत्यारे किसी काले धुएं की तरह दाखिल होने लगे। उन्होंने काले नाइट विजन गोगल्स, भारी आर्मर पहने थे। उनके हाथों में अत्याधुनिक मशीन गनें थी। तभी घोष सिंडिकेट के कमांडर की आवाज रेडियो पर गूंजी। उसने चिल्लाकर कहा, किल देम ऑल, लीव नो वन लाइव। लेकिन वो भाड़े के सैनिक ये नहीं जानते थे, वो एक आम हवेली में नहीं बल्कि कार्तिक अग्रवाल के बिछावे हुए मौत के चक्रव्यूह में कदम रख चुके हैं। जैसे ही घोष सिंडिकेट्स के पहले 20 सैनिक हवेली के फ्रंट गार्डन फाउंटेन के पास पहुंचे, आर्यन ने अपना मास्टर बटन दबा दिया। तभी अचानक गार्डन के चारों तरफ से छिपे हुए ऑटोमेटिक सेंटी गन्स जमीन से बाहर निकले। उन्होंने उन सैनिकों पर गोलियों की एक अंधा और भयंकर बारिश शुरू कर दी। चीख पुकार मच गई। घोष सिंडिकेट के सैनिक कट कट कर जमीन पर गिरने लगे। खून और हवेली का वो भरा भरा लाल गार्डन होने लगा। लेकिन घोष सिंडिकेट का कोई भी आम गुंडे की फौज नहीं थी। उन्होंने तुरंत आरपीजी का इस्तेमाल किया और उन ऑटोमेटेड गन्स को धमाके से उड़ा दिया। अब आमने सामने की जंग शुरू हो गई थी। विक्रम और उसके कमांडोज हवेली की छतों और पिलर्स के पीछे से उन पर कहर बनकर टूट पड़े थे। गोलियों की गूंज, ग्रेनेड्स के धमाके
टूटे हुए कांच की आवाज़ों ने द क्राउन एस्टेट के एक असली वार जोन में उसे बदल दिया था। लेकिन इन सब के बीच कार्तिक अग्रवाल किसी परछाई की तरह हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला। वो छुप कर नहीं, बल्कि सीना तान कर सीधा मौत के सामने आकर खड़ा था। कार्तिक ने अपनी असॉल्ट राइफल उठाई और बिना पलक झपकाए एक एक करके घोष सिंडिकेट के सैनिकों की खोपड़ियां उड़ाना शुरू कर दिया। उसका निशाना इतना अचूक था कि उसकी बंदूक से निकली हर गोली एक जान ले रही थी। तब इस सिंडिकेट के कमांडर ने चिल्लाकर कहा, वो रहा कार्तिक अग्रवाल, फोकस फायर ऑन हिम। दर्जनों मशीन गन कार्तिक की तरफ घूमी और गोलियों की एक अंधी बारिश उसकी तरफ बढ़ गई। कार्तिक ने फुर्ती से एक भारी संगमरमर के पिले की तरफ छलांग लगा दी। गोलियां पिलर से टकराकर पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ा रही थी। कार्तिक का दायां कंधा, जो पहले ही घायल था, इस अचानक मूवमेंट से बुरी तरह दर्द से कांप उठा। टांके खींचने लगे और खून फिर से रिसकर उसके आर्मर के अंदरूनी हिस्से को भिगोने लगा। लेकिन कार्तिक ने दर्द में अपने दिमाग पर उसे हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी बेल्ट से 2 स्मोक ग्रेनेड निकाले और पिन निकालकर उन्हें दुश्मनों के बीच फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा पोर्टिको गाढ़े सफेद धुएं से भर गया। विजिबिलिटी शून्य हो गई। अब बारी थी कार्तिक के उस खौफनाक और दरिंदे वाले हंटर रूप की। वो धुएं के बीच में घुसा और उसकी राइफल की गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसने राइफल पीठ पर लटकाई और अपनी कुकरी निकाल ली। धुएं के अंदर से अब सिर्फ घोस्ट सिंडिकेट के सैनिक की भयानक दर्दनाक चीखें आ रही थी। कार्तिक एक भूत की तरह धुएं में खिसकता। वो किसी के गले पर लगे कुकरी चलाता, तो किसी के सीने को फाड़ देता, तो किसी के गर्दन अपने फौलादी हाथों को एक झटके में तोड़ देता। उसका पूरा शरीर दुश्मनों के खून से नहा चुका था। उसके चेहरे पर लगा खून उसे साक्षात महाकाल का रूप दे रहा था। वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला एक पागल रक्षक बन चुका था। हवेली के दूसरे फ्लोर पर उस लॉक किए गए मास्टर स्वीट के अंदर राह जमीन पर बैठी कांप रही थी। जब पहला धमाका हुआ तो पूरे कांच के शीशे थर्रा उठे। राह अपनी जगह से उछल पड़ी थी। लगातार चलने वाली मशीन गनों की आवाज, ग्रेनेड्स के धमाके और बाहर से आ रही चीख पुकार ने राह के दिल को खौफ से भर दिया था। राह ने लड़खड़ाकर उठकर खिड़की के पास जाने की कोशिश करके कहा, ये क्या हो रहा है? उसने खिड़की के एक छोटे से हिस्से को नीचे झांकने की कोशिश की। नीचे का नजारा देखकर राह के पैरों तले की जमीन खिसक गई। हवेली का गार्डन खून और लाश और आग की लपटों से भरा हुआ था। दर्जनों काले कपड़े पहने नकाबपोश सैनिक हवेली के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसी आग और धुएं के बीच राह ने उस इंसान को देखा जिससे वो कुछ घंटे पहले दुनिया की सबसे ज्यादा नफरत कर रही थी। वो कार्तिक, और कार्तिक बिल्कुल अकेला था, बिना किसी डर के उन हत्यारों के बीच खड़ा था। वो मौत से लड़ रहा था। राह ने देखा कि कैसे एक सैनिक ने कार्तिक के पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने फुर्ती से घूमकर उसे मार गिराया। लेकिन इसी बीच एक गोली कार्तिक के बाएं बाजू को छूती हुई निकल गई। उसने सिसक कर कहा, कार्तिक। राह के गले में एक दर्दनाक चीख निकली। उसने अपने दोनों हाथ खिड़की के कांच पर रख दिए। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। अचानक राह के दिमाग में वो सारी कड़ियां जुड़ने लगी। कार्तिक के वो आखिरी शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा तानाशाह हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। राह अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। राह ने अपने बालों को नोच कर आगे कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं कितनी अंधी हो गई थी। उसने मुझे एक कैदी नहीं बनाया, उसने मुझे इस मौत के खेल से बचाने के लिए खुद को मेरी नफरत का शिकार बना लिया। वो बाहर मेरी खातिर गोलियां खा रहा है, अपना खून बहा रहा है और मैं उसे गालियां दे रही थी। मैं उसे एक तानाशाह समझ रही थी। वो कोई तानाशाह नहीं है, वो मेरा सिर्फ रक्षक है। राह का अहंकार, उसका वो सीओ वाला गुरूर, वो सारा शक जो ग्लोबल इंडस्ट्री ने पैदा किया था, वो सब कुछ कार्तिक के बहते हुए खून के साथ हमेशा हमेशा के लिए धुल गया। उसे समझ आ गया कि कार्तिक ने उसका फोन इंटरनेट इसलिए काटा ताकि वो ग्लोबल इंडस्ट्री के उस टेरर फंडिंग वाले झूठे और खौफनाक जाल के तनाव से बची रहे। कार्तिक अकेले ही इस पूरी दुनिया का जहर पी रहा था, सिर्फ अपनी शेरनी को महफूज रखने के लिए। तभी राहा ने चिल्लाकर कहा, मुझे बाहर जाना है, मुझे कार्तिक के पास जाना है, दरवाजा खोलो। कोई है बाहर?
प्लीज दरवाजा खोलो। राहा पागलों की तरह उठी और उसने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर कोई कमांडो नहीं था। सारे कमांडो नीचे की मंजिल पर हवेली को बचाने की जंग लड़ रहे थे। तब राहा को अपने कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर भारी जूतों की आहट सुनाई दी। राहा पीछे हटी, उसे लगा शायद विक्रम या कार्तिक का कोई आदमी उसे बचाने आया है। लेकिन अचानक दरवाजे के लॉक पर एक C4 एक्सप्लोजिव लगाया गया। दरवाजा एक भयंकर धमाके के साथ टूटकर अंदर आ गिरा। धुएं और धूल के बीच घोष सिंडिकेट के तीन खूंखार और भारी भरकम सैनिक अंदर दाखिल हो गए। उनके चेहरे पर मास्क थे और उनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफल थी। घोष सिंडिकेट के कमांडर ने नीचे की लड़ाई में भारी नुकसान उठाने के बाद ये चालाकी चली थी। उसने अपने 3 सबसे बेहतरीन सैनिकों को हवेली के पिछले रास्ते से सिर्फ एक काम के लिए भेजा था। राहा मित्तल को ढूंढो और उसे मार दो। अल्बर्ट क्रॉस का सीधा आदेश था कि अगर कार्तिक ना मरे तो उसकी पत्नी की लाश उसे तड़पाने के लिए काफी होगी। एक सैनिक अपनी राह की तरफ राइफल तान कर बोला, देयर शी इज। राहा डर के मारे पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। उसकी सांसें अटक गई। उसने अपनी मौत बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही थी। उसे अपनी जान जाने का कोई खौफ नहीं था, लेकिन उसे इस बात का सबसे बड़ा पछतावा था कि वो मरने से पहले कार्तिक से माफी नहीं मांग पाएगी। उसे एक बार बता ही नहीं पाएगी कि उसने कितना बड़ा बेइंतहा वो उससे प्यार करती है। तभी सैनिक ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखकर कहा, गुड बाय मिसेज अग्रवाल। आगे से राहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कार्तिक का चेहरा याद किया और लेकिन ट्रिगर दबता उससे ठीक पहले एक भयंकर और खौफनाक आवाज आई। राहा ने झटके में अपनी आंखें खोली। उसने देखा जिस सैनिक ने उस पर बंदूक तानी उसके गले के आर पार एक खूनी कुकरी धसी हुई थी। उस सैनिक की आंखें फटकर रह गई थी और वो खून की उल्टियां करता जमीन पर गिर पड़ा था। कमरे के टूटे हुए दरवाजे पर मौत का वो फरिश्ता खड़ा था। ये कार्तिक अग्रवाल था। कार्तिक का पूरा शरीर खून, बारूद और धुएं से सना हुआ था। उसकी सांसें एक घायल और पागल शेर की तरह तेज चल रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी दरिंदगी थी जिसे देखकर बाकी बचे दोनों सैनिकों की रूह कांप गई। कार्तिक ने हवा की रफ्तार से कमरे के अंदर छलांग लगाई। इससे पहले कि दूसरा सैनिक अपने गन कार्तिक की तरफ घुमा पाता, कार्तिक ने जमीन पर पड़े उस मृत सैनिक के गले में अपनी कुकरी को एक झटके में बाहर खींचा और उसी मोमेंटम का इस्तेमाल करके दूसरे सैनिक की छाती को चीर दिया। तीसरे और आखिरी सैनिक ने घबराहट में कार्तिक पर फायर किया। 2 गोलियां कार्तिक के सीने पर लगे टैक्टिकल आर्मर पर लगी। इम्पैक्ट इतना जोरदार था, कार्तिक पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसके मुंह से दर्द की कराह निकल गई। तभी राहा चीख पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, कार्तिक। लेकिन कार्तिक रुका नहीं। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपने बाएं हाथ की उस सैनिक की बंदूक की नली को पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ मोड़ दिया। उसने अपने दाएं हाथ से कुकरी को उस सैनिक के पेट में पूरी ताकत से घोंप दिया। सैनिक वहीं जमीन पर ढेर हो गया। कमरे में अब सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था, जिसे सिर्फ कार्तिक की भारी सांसों की आवाज तोड़ रही थी। हवेली के नीचे की तरफ भी गोलियों की आवाजें अब रुक गई थी। विक्रम और उसकी अल्फा टीम ने घोष सिंडिकेट के बाकी बचे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। कार्तिक अपनी जगह पर खड़ा लड़खड़ा रहा था। उसके शरीर पर खून बह चुका था और आर्मर पर लगी गोलियों के इम्पैक्ट ने उसके पसले को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। उसके हाथ से वो खूनी कुकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। कार्तिक धीरे धीरे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका सिर नीचे की तरफ झुक गया। तब राहा ने रोकर कहा, कार्तिक। राहा दौड़ती उसके पास आई और उसके सामने जमीन पर बैठ गई। उसने कार्तिक के खून से सने चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। राहा फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू कार्तिक के चेहरे पर गिर रहे थे। उसने सिसक कर उससे कहा, कार्तिक, मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो कार्तिक, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। तूने मुझे इस कमरे में बचाने के लिए उस कमरे में बंद किया और मैं तुम्हें गालियां दे रही थी। मैं तुमसे नफरत कर रही थी। मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ कार्तिक, मुझे माफ कर दो। राहा कार्तिक के सीने से लगकर पागलों की तरह रो रही थी। उसका पूरा शरीर गलानी और असीम प्यार से कांप रहा था। कार्तिक ने बहुत ही मुश्किल से एक गहरी सांस लेकर अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ अपनी शेरनी को महफूज देखने के लिए एक पवित्र सुकून था। कार्तिक ने अपना खून से सना भारी हाथ उठाया और राहा के आंसुओं से भीगे गाल को बड़ी कोमलता से छुआ। कार्तिक ने हाँफ कर एक बड़ी
धीमी लेकिन प्यार भरी आवाज में कहा। मैंने तुमसे कहा था मेरी जान कि जब तक मेरी और आखिरी सांस बाकी है, दुनिया का कोई भी राक्षस तुम तक नहीं पहुंच सकता। ये शब्द सुनकर राहा ने कार्तिक को और भी जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने रोकर कहा, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती कार्तिक, तुम मेरा सब कुछ हो। तब विक्रम और कुछ कमांडोज भागकर कमरे में दाखिल हुए। कमरे में 3 लाशें कार्तिक के हालात देखकर विक्रम के होश उड़ गए। उसने कहा, बॉस जल्दी आओ, बॉस को बहुत ब्लीडिंग हो रही है। कार्तिक अपना हाथ उठाकर विक्रम को शांत रहने का इशारा कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और विक्रम की आंखों में देखकर एक ऐसा आदेश दिया जिसने उस रात की सबसे खौफनाक अंजाम तय कर दिया। कार्तिक की आवाज अब वापस उस अग्रवाल ग्रुप के चेयरमैन वाली क्रूरता में बदल चुकी थी। उसने विक्रम को ऑर्डर देकर कहा, विक्रम, यह हमला अल्बर्ट क्रॉस ने करवाया। उसने मेरी राह की जान लेने की कोशिश की। ये कहते हुए कार्तिक ने राह के चेहरे की तरफ देखा और विक्रम से कहा, आर्यन को ऑर्डर दो, प्लान एपोकैल्पिस एग्जीक्यूट करो। अल्बर्ट क्रॉस के वो सारे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के असली सबूत जो हमने हैक किए, उन्हें अभी इसी सेकंड इंटरपोल, MI6 और पूरी दुनिया की प्रेस में भेज दो। ग्लोबल इंडस्ट्री का नामो निशान मिट जाना चाहिए। और विक्रम, कार्तिक की आंखों में एक ऐसा अंधकार तो साक्षात मौत होता है। मुझे अल्बर्ट क्रॉस जिंदा नहीं चाहिए, वो कानून के हाथों नहीं मरेगा। हमारी शैडो टीम को भेजो, मुझे उसकी लाश लंदन की सड़कों पर चाहिए। आगे से विक्रम ने एक फौजी की तरह सैल्यूट करके कहा, इट विल बी डन बॉस, और तुरंत अपने फोन पर आदेश देने लगा। वहीं राहा ने कार्तिक के इस खूंखार रूप को देखा। आज उसे कार्तिक के इस रूप से कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे फक्र हो रहा था। उसका पति उसकी खातिर दुनिया को आग लगाने का दम रखता है। दूसरी तरफ कार्तिक का वो एक आदेश लंदन की उस तूफानी रात में ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए प्रलय बनकर टूटा। आर्यन ने शैडो बेस में एक ही क्लिक में अल्बर्ट क्रॉस और ग्लोबल इंडस्ट्री के काले कारनामों के हजारों पन्ने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के सर्वर पर फ्लैश कर दिए। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया के शेयर बाजार में ग्लोबल इंडस्ट्री के शेयर जीरो पर आ गए। कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। इंटरपोल ने तुरंत अल्बर्ट क्रॉस के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। जिन राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों को अल्बर्ट ने खरीदा था, उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। अल्बर्ट क्रॉस, जो अपने उस आलीशान 80 मंजिला ऑफिस में बैठकर कार्तिक और राहा की मौत की खबर का इंतजार कर रहा था, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल रंग का इंटरपोल वारंट ब्लिंक हुआ। उसके ऑफिस के बाहर सायरन की आवाजें गूंजने लगी। MI6 और लंदन पुलिस की स्वैट टीमों ने उसकी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बड़ा पाव बेचने वाला मुझे कैसे हरा सकता है? अल्बर्ट पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। उसने अपनी प्राइवेट लिफ्ट से भागने की कोशिश की, अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, सामने पुलिस नहीं, अग्रवाल ग्रुप की शैडो टीम के खूंखार असैसिन खड़े थे। अल्बर्ट क्रॉस ने मुंह से चीख निकलने से पहले शैडो टीम के लीडर ने अपनी गन उठाई। अल्बर्ट क्रॉस के सीने में 3 साइलेंट गोलियां उतार दी। यूरोप का सबसे बड़ा कारपोरेट दैत्य, जिसने मित्तल इंडस्ट्री को खत्म करने की साजिश रची, आज वो खुद अपने ही पार्किंग के फंडे फर्श पर एक लावारिस लाश की तरह पड़ा था। इंटरपोल की रिपोर्ट आते ही इंडियन गवर्नमेंट और ईडी को समझ आया कि मित्तल इंडस्ट्री को एक गहरी साजिश के तहत फंसाया गया था। सरकार ने तुरंत मित्तल इंडस्ट्री पर लगे सारे चार्जेज हटा लिए। सान्या और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बाइज्जत रिहा कर दिया गया और कंपनी को सील किए गए बैंक अकाउंट और प्लांट्स रातों रात दोबारा खोल दिए गए। कार्तिक अग्रवाल ने डंप किए 80,000 करोड़ रुपए की बैकअप से मित्तल इंडस्ट्री अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसा मेगा कंसोर्टियम बन चुकी थी जिसका मुकाबला करने की हिम्मत अब दुनिया की किसी भी कंपनी में नहीं थी। लंदन में अगली सुबह का सूरज बड़ा ही साफ और सुनहरा सुकून देने वाला था। तूफान पूरी तरह से थम चुका था। द क्राउन एस्टेट के मास्टर स्वीट में अब कोई टूटे कांच और खून के धब्बे नहीं थे। कार्तिक बिस्तर पर लेटा था। डॉक्टर ने उसके सारे घावों की ड्रेसिंग कर दी थी। अब कोई जिद, कोई नफरत या शिकायत भी नहीं थी। राहा ने बड़ी धीमी और मीठी आवाज में कार्तिक से कहा, तुम्हें पता है कार्तिक, जब मैं उस कमरे में बंद थी तो मुझे लगता था मेरी आज़ादी छीन ली गई। लेकिन कल रात जब मैंने तुम्हें मौत से लड़ते देखा तो मुझे समझ आया कि असली आज़ादी तो तुम्हारी बाहों में है। अगर तुम ही नहीं हो तो ये मित्तल इंडस्ट्री, ये दौलत, ये सीईओ की कुर्सी, सब कुछ मेरे लिए सिर्फ एक कचरा है। आगे से कार्तिक ने मुस्कुराकर अपने सही वाले हाथ से राहा के बालों को सहलाकर कहा, मैंने तुमसे कहा था मेरी शेरनी कि मैं तुम्हारा गुरूर कभी नहीं टूटने दूंगा। मित्तल इंडस्ट्री तुम्हारे दादाजी का सपना था और तुम्हारा वजूद
ग्लोबल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। तुम्हारी कंपनी अब पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित और ताकतवर कंपनी है। मैंने अपना वादा पूरा किया। तभी राहा ने सिर उठाया और कार्तिक की आंखों में बहुत ही गहराई से देखकर कहा, तुमने सिर्फ मेरी कंपनी नहीं बचाई कार्तिक, तुमने मुझे बचाया है। तुमने मेरे अंदर के उस शक को जहर के हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज के बाद अगर पूरी दुनिया भी मिलकर तुमसे कहे कि तुम गलत हो, तब भी तुम सिर्फ और सिर्फ मैं तुम पर यकीन करूंगी। तुम मेरे भगवान हो कार्तिक अग्रवाल। राहा ने झुककर कार्तिक के होठों पर एक बहुत ही गहरा और आंसू से भीगा चुंबन अंकित किया। इसमें कोई वासना नहीं थी, बल्कि एक उम्र भर का समर्पण था। कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में कसकर कहा, और तुम मेरी वो शेरनी हो जिसके लिए भगवान बार बार यमराज से लड़ने को तैयार है। इसके कुछ हफ्तों बाद जब राहा और कार्तिक पूरी तरह से ठीक हो गए, तो अपने प्राइवेट जेट से वापस इंडिया लौट आए। मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किसी राजा रानी की तरह हुआ। मीडिया, इन्वेस्टर्स और हजारों कर्मचारियों की भीड़ उनके इंतजार में खड़ी थी। कार्तिक और राहा के हाथ में एयरपोर्ट से बाहर निकले फ्लैश लाइट चमक उठी। कार्तिक ने माइक पर आकर अपनी पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा ऐलान किया जिसने कॉर्पोरेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में एक नया पन्ना जोड़ते हुए कहा, आज से अग्रवाल और मित्तल इंडस्ट्री अलग अलग काम नहीं करेंगे। आज से हम एक परिवार है और मैं अपनी पत्नी राहा मित्तल अग्रवाल को इस नए ग्लोबल मेगा कंसोर्टियम की जॉइंट चेयरपर्सन घोषित करता हूं। भीड़ में तालियों की गड़बड़ाहट गूंज उठी। राहा की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उसने कार्तिक की तरफ देखा और कार्तिक ने उसे आंख मारी। मुंबई का वो भव्य मित्तल मैनर जिसे कभी जयंत निखिल की गंदी साजिशें देखी थी, अब पूरी तरह से एक खुशहाल और पवित्र घर में तब्दील हो चुका था। कार्तिक और राहा ने अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दिन के वक्त वो दोनों दुनिया के सबसे खूंखार, तेज तर्रार बिजनेसमैन होते। बोर्ड मीटिंग में जब कार्तिक की भारी और खौफनाक आवाज गूंजती, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स कांप जाते। जब राहा अपनी तीखी और दूरदर्शी रणनीति पेश करती, तो बड़े बड़े कारपोरेट धुरंधर घुटने टेक देते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, वो दोनों मित्तल मैनर की चौखट के अंदर कदम रखते। उनका वो सारा सीईओ और चेयरमैन वाला गुरूर दरवाजे के बाहर छूट जाता। घर के अंदर कार्तिक सिर्फ राहा को सुपर हीरो, बड़ा पाव वाला पति होता और वो राहा की उसकी नाजुक लेकिन जिद्दी शेरनी होती। कार्तिक अब भी राहा को अपने हाथों से खाना खिलाता। जब राहा को लैपटॉप पर काम करते हुए थक जाती, तो कार्तिक धीरे से पीछे से आकर उसका लैपटॉप बंद कर देता और उसे चूम कर कहता, तुम दुनिया जीत चुकी हो मेरी जान, अब अपने इन खूबसूरत आंखों को थोड़ा आराम दो। और राहा जो कभी किसी की नहीं सुनती, वो कार्तिक के सीने पर सिर रखकर दुनिया की सबसे सुरक्षित लड़की की तरह सो जाया करती। दीवाने जी के लिए नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं था। उनकी बेटी जो सालों तक अनाथ होने के दर्द कंपनी के बोझ तले घुट रही थी, आज वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की बाहों में एक रानी की तरह महफूज थी। शादी के लगभग 2 साल बाद मुंबई में मानसून ने दस्तक दी। एक सुबह जब कार्तिक अपने जिम में वर्कआउट कर रहा था, विक्रम भागता हुआ आया और उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने घबरा कर कहा, बॉस, मैडम की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो वॉशरूम में बेहोश होकर गिर गई थी। दिव्यानी जी ने उन्हें संभाला है। कार्तिक के हाथों में डंबल जमीन पर गिर पड़ा। राहा बीमार है और ये सोचकर कार्तिक के अंदर का वो पुराना खौफ फिर से जाग गया। वो बिना तौलिए लिए पसीने से लथपथ थी, सीधा मास्टर बेडरूम की तरफ भाग गई। कार्तिक ने दहाड़ कर कहा, विक्रम, शहर के टॉप डॉक्टर्स को अभी इसी वक्त यहाँ लेकर आओ। पूरा मेडिकल विंग घर पर सेटअप करो। जब कार्तिक कमरे में पहुंचा, तो राहा बिस्तर पर लेटी हुई थी। दिव्यानी जो उनके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। कार्तिक पागलों की तरह राहा के पास गया, उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, राहा, क्या हुआ तुम्हें? मैं जान, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं दुनिया के हर एक डॉक्टर को यहाँ बुला लूंगा। कार्तिक की आंखों में आंसू और एक भयंकर खौफ आ गया था। तभी राहा ने धीरे से आंखें खोली। कार्तिक का वो डरा हुआ चेहरा देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, तुम हर बार इतने हाइपर क्यों हो जाते हो कार्तिक? राहा ने मुस्कुराते हुए कार्तिक के गाल को छुआ। मुझे कोई बीमारी नहीं और ना ही मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, तो फिर तुम बेहोश क्यों हुई? तुम्हें चक्कर क्यों आया? तभी दिव्यानी जी ने कार्तिक के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, पागल लड़के, ये चक्कर बीमारी के नहीं, ये तो उस नई खुशी की है जो बहुत जल्द इस घर में गूंजने वाली है। तुम दोनों माँ बाप बनने वाले हो कार्तिक, मेरी राह माँ बनने वाली है। ये शब्द कार्तिक के कानों में पड़े तो जैसे बुत बन गया। दुनिया का सबसे खूंखार अरबपति
जिसके एक इशारे पर मौत भी रास्ता बदल देती थी। वह आज एक छोटी सी खबर के सामने इस पूरी तरह से इसे सुन पड़ गया था। कार्तिक की आंखों में आंसुओं की एक मोटी धार बह निकली। उसने कांपते हुए हाथों से राहा के पेट को छुआ और कार्तिक ने रोते हुए पूछा, राहा, क्या क्या ये सच है? मैं एक पिता बनने वाला हूँ, हमारे प्यार की नई निशानी। राहा ने हामी भरी और सिर हिलाकर कार्तिक को गले लगा लिया और बोली, हाँ मेरे सुपर हीरो, अब तुम्हें सिर्फ मेरी नहीं हमारी एक नई जान की हिफाजत भी करनी है। कार्तिक फूट फूट कर रोने लगा। उसने राहा के माथे को, उसके हाथों को, उसके पेट को अनगिनत बार चूमा। उसने आवाज देकर कहा, विक्रम, पूरे अग्रवाल ग्रुप और मित्तल इंडस्ट्री के हर कर्मचारी को 3 महीने के एडवांस सैलरी बोनस में दे दो। पूरे शहर के अनाथालय और अस्पतालों में करोड़ों का दान कर दो। आज मेरा परिवार पूरा हो गया है। कार्तिक अपनी खौफनाक आवाज को नरम करके उसे डांट कर बोल रहा था, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम्हारी हर मीटिंग में हैंडल करूंगा। अगर तुम्हें कोई फाइल देखनी है तो इस बेड पर आएगी। कार्तिक ने अपने सारे इंटरनेशनल टूर कैंसिल कर दिए। वो अपनी हर मीटिंग मित्तल मैनर से करता था। रात के 2 बजे जब राहा कोई खास डिश या आइसक्रीम की क्रेविंग करती तो कार्तिक अग्रवाल खुद किचन में जाकर वो डिश बनाता। और आखिरकार वो दिन आ गया। मुंबई के टॉप वीआईपी हॉस्पिटल के अग्रवाल ग्रुप के कमांडोज ने एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर कार्तिक पागलों की तरह टहल रहा था। उसका वो पसीना और घबराहट देखकर विक्रम भी मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर बाद अंदर से 2 मासूम बच्चों के रोने की आवाज आई। भगवान ने उसको एक नहीं 2 खुशियां दी है। ये आते ही एकदम से नर्स बोली, उसके जुड़वा बच्चे हुए और एक बेटा और एक बेटी। कार्तिक वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया और जब कार्तिक कमरे में गया तो राहा बिस्तर पर लेटी थी। उसके दोनों हाथों में छोटे छोटे स्वर्ग से उतरे फरिश्ते थे। कार्तिक धीरे धीरे उनके पास गया। उसने उन दोनों छोटे बच्चों को अपनी उन मजबूत और खुरदरी बाहों में उठाया। उन बच्चों के चेहरे बिल्कुल कार्तिक और राहा का मिश्रण थे। तभी कार्तिक ने रोकर कहा, हमारी दुनिया, हमारी पूरी दुनिया। उन्होंने बेटे का नाम राहा के दादाजी शिवराज और कार्तिक के पिता देवराज की मिश्र याद में शिवांश रखा। अपनी बेटी का नाम कियारा रखा। 5 साल का वक्त किसी खूबसूरत सपने की तरह बीत गया। मित्तल मैनर को, जो कभी सिर्फ एक शांत और गंभीर हवेली हुआ करता था, आज वो खिलखिलाहट, खिलौने और उनकी शरारतों से गूंज रहा था। एक शाम कार्तिक एक बड़ी मल्टी बिलियनियर डॉलर की डील साइन करके घर लौटा। उसने अपना कोट उतारा कि 5 साल की कियारा, जिसने एक प्रिंसेस वाला फ्रॉक पहना था, भागती हुई आई और कार्तिक के पैरों पर लिपट गई। उसने तोतली आवाज में कहा, डैड, डैड आ गई। कार्तिक ने अपनी गन और मोबाइल सोफे पर फेंका और तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कियारा को हवा में उछाल कर कहा, कैसी है मेरी छोटी शेरनी? तब पीछे से शिवांश, उसके हाथों में एक छोटी सी टॉय गन थी, भागते हुए कार्तिक के पास आकर बोला, डैड, आज मैंने विक्रम अंकल के साथ शूटिंग सीखी। विक्रम अंकल कह रहे हैं कि मैं बड़ा होकर बिल्कुल आपके जैसा सुपर हीरो बनूंगा। विक्रम जॉब अग्रवाल ग्रुप का नंबर 2 बन चुका था। वो इन बच्चों के लिए इनका सबसे पसंदीदा गॉडफादर था। आगे से कार्तिक ने शिवांश को अपनी दूसरी बाह में उठाकर कहा, बिल्कुल बनेगा मेरा शेर। तभी सीढ़ियों से राह नीचे उतरी। समय के साथ राह की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर गई थी। वो एक माँ भी थी और दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों की चेयरपर्सन भी थी। तब राह ने नकली गुस्से में आवाज में कहा, कार्तिक, तुम आते ही इन्हें बिगाड़ना शुरू कर देते हो। शिवांश ने आज अपना होमवर्क नहीं किया। कार्तिक ने बच्चों की तरह उसे नीचे उतारा और राह के पास जाकर उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया और कान में फुसफुसा कर कहा, मेरी रानी, इन पर गुस्सा मत करो। ये अग्रवाल और मित्तल के वारिस हैं। होमवर्क तो दुनिया इनके लिए करेगी। आगे से राहा ने मुस्कुराकर कार्तिक के सीने पर हल्का मुक्का मारकर कहा, तुम हमेशा अपनी जिद मनवा लेते हो ना। उस रात जब बच्चे सो गए, बाहर बालकनी में खड़े होकर कार्तिक और राहा अरब सागर की लहरों को देख रहे थे। आसमान में अनगिनत सितारे चमक रहे थे। कार्तिक ने राहा को पीछे से अपनी बाहों में लपेट लिया था। कार्तिक ने समंदर की लहरों को देखकर कहा, तुम्हें याद है राहा, वो जुहू बीच का बड़ा पाव का ठेला, वो कोर्ट मैरिज का दिन, वो स्नाइपर की गोली और वो फैंटम का खौफनाक सच। आगे से राहा ने कार्तिक के हाथों पर अपना हाथ रखा और आंखें बंद करके कहा, मुझे सब याद है कार्तिक। मुझे यह भी याद है कि जब अपना सब कुछ भूल चुकी थी, जब मैं एक बच्ची बन गई थी, तब भी मेरी रूह ने सिर्फ तुम्हें पहचाना था। तुमने मौत के मुंह से मुझे निकाल लिया था। कार्तिक ने राहा के कंधे पर हुड्डी रखकर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सिर्फ तुम्हारा रक्षक नहीं, तुम्हारा साया हूँ।
आज हमारे पास सब कुछ है, दौलत, ताकत, हमारे प्यार, बच्चे और हमारी यह हसीन दुनिया। लेकिन मेरे लिए आज भी सबसे कीमती चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ये सांसें हैं। राह पलटी और उसने कार्तिक की आंखों में गहराई से देखा। उन आंखों में आज भी वही पुराना पागलपन और हद तक जाने वाला अटूट प्यार था। कार्तिक ने राह के होठों पर एक गहरा चुम्बन किया और कहा, तुम मेरे वो बड़े पाव वाले पति हो जिसने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी महारानी बना दिया। आई लव यू कार्तिक अग्रवाल, आज, कल और हमेशा के लिए। बाहर समंदर की लहरें खामोशी से बह रही थी। जो कहानी नफरत, साजिश और एक शर्त से शुरू हुई थी, आज वो प्यार, विश्वास और एक खुशहाल परिवार की सबसे खूबसूरत दास्तां बन चुकी थी। कार्तिक अग्रवाल और राहा मित्तल अब सिर्फ दो नाम नहीं, वो एक ऐसी अमर प्रेम कहानी बन चुके थे जिसने साबित कर दिया कि जब प्यार सच्चा हो तो वो मौत को हराकर अपनी दुनिया को जन्नत में बदल सकता है। वो जन्नत अब मित्तल मैनर में हमेशा के लिए आबाद हो चुकी थी। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये पूरी कहानी? अगर आपको ये कहानी पूरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कल हम करेंगे नई कहानी की शुरुआत। उसे सुनिएगा और बताइएगा कि अब आपको कैसी लगेगी।